नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएससी अड्डा में। और मैं पंकज राठौर आज आपको पढ़ाने वाला हूँ गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो दोस्तों, आपने थंबनेल से ऐसे भी देख लिया होगा कि गंगा नदी के बारे में आज अपन कौन कौन सी चीज़ें जानने वाले हैं। तो एक बार पहले उसके बाद भी मैं आपको ये सारी चीज़ें बता देता हूँ कि जो गंगा नदी है उसके बारे में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर, गंगा नदी, गंगा रिवर। तो दोस्तों, इसका नाम तो आप सभी ने सुना होगा क्योंकि अपन सभी भारतीय हैं और भारत में गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ पूरी गंगा नदी का मैप के साथ अपन आज अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत और कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, गंगा नदी कहाँ से निकलती हैं और कहाँ जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, और अपने मार्ग में वो कौन कौन से शहरों से होकर, कौन कौन से क्षेत्रों से होकर, कौन कौन से राज्यों से होकर बहती हैं, और अपने आसपास कितने क्षेत्र में उसमें कृषि होती हैं, और भी उसके द्वारा क्या क्या होता है, उसका पानी कैसा है, क्यों गंगा को पवित्र नदी माना जाता है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे आपको वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लगाकर आखिरी तक वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले गंगा नदी के बारे में जानते हैं, गंगा रिवर के बारे में। तो आपको सबसे पहले इसकी लंबाई पता होनी चाहिए कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो लंबाई के बारे में मैं बता देता हूँ दोस्तों। इसकी जो लेंथ है टोटल, वो एग्जाम में पूछी जाती है गंगा नदी के बारे में। तो जो इसकी लेंथ है गंगा नदी की, गंगा रिवर की जो लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी बहती है, यानी कि भारत और भारत के साथ साथ और कौन सी कंट्री में बहती है, बांग्लादेश में। तो दो देश में बहती हैं, यानी कि एक नेशनल रिवर है और भारत और बांग्लादेश में ये बहती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर देखा जाए गंगा नदी से, तो गंगा नदी जो है, अगर गंगा नदी से देखा जाए तो इसको भारत में सबसे पवित्र नदी माना जाता है और माँ का दर्जा इसे दिया जाता है। भारत की सबसे पवित्र नदी, भारत की पवित्र नदी की अगर बात करें तो कौन हो जाएगी, गंगा नदी। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो इंडिया की राष्ट्रीय नदी या भारत की नेशनल रिवर कौन सी है, इंडिया की नेशनल रिवर या नेशनल रिवर ऑफ इंडिया या भारत की राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा नदी है। दो चीजें और गंगा नदी से एग्जाम्स में पूछी जाती हैं जो महत्वपूर्ण है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। ये तो मैप में अपन सारी चीजें देखेंगे दोस्तों। इसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो उद्गम होता है वो गोमुख ग्लेशियर, गोमुख ग्लेशियर गंगोत्री उत्तराखंड से होता है। गोमुख ग्लेशियर गंगोत्री स्थान का नाम है और ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में, यानी कि भारत के कौन से राज्य में, जिसे पहले उत्तरांचल के नाम से जानते थे, आज उसका नाम है उत्तराखंड। और वहीं पर जो 4 धाम हैं हिंदुओं के, उनमें से एक धाम है गंगोत्री, और वहीं से क्या होता है, गंगा नदी का उद्गम होता है। इसका मुहाना, यानी कि ये समुद्र में कहाँ पर मिलती है, तो इसका जो मुहाना हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल, और कुछ भाग जो है उसका बांग्लादेश में है और कुछ भाग जो है पश्चिम बंगाल में है। तो सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल प्लस बांग्लादेश, यानी कि इन दोनों में इसका कुछ कुछ भाग है। और दोस्तों, जो डेल्टा होता है वो क्या होता है उसके बारे में भी अपन वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके अलावा दोस्तों, ये भारत के कितने राज्यों से बहती है, तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्यों से बहती हैं, 5 राज्यों से होकर बहती हैं। और इनके नाम भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि वो कौन कौन से 5 राज्य हैं जहां से गंगा नदी जो बहती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों जहां से निकलती है, यानी कि उत्तराखंड से निकलती है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में आती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश से चली जाती है बिहार में। कुछ भाग ये बिहार और झारखंड की क्या बनाती हैं, सीमा बनाती हैं। और फिर अंत में चली जाती हैं वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो ये 5 राज्यों में बहती हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार,
झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसके बाद ये जो नदी है दोस्तों ये कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। इसकी एक धारा जिसे हुगली के नाम से जानते हैं वो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के निकट जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, और इसकी जो एक धारा पद्मा के रूप में बांग्लादेश में चली जाती है वो आगे जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलकर एक मेघना नाम की धारा बनाती है, और बहते बहते थोड़ी सी वो बहती है, उसके बाद सुंदरवन नाम का एक डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। दोस्तों जो सुंदरवन डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर बनाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों अगर आपने नोट नहीं की है तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ताकि इसको नोट कर लें आप, और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके अलावा सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो गंगा नदी है वो कैसे निकलती है उत्तराखंड से, और कौन कौन सी नदियां उसमें मिलती हैं, उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, और किस प्रकार से वो इंडिया में बहती है। पूरा मैप के माध्यम से दोस्तों अपन देखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो सबसे पहले देखेंगे अपन कि जो गंगा नदी है वो दो धाराओं के रूप में निकलती है। एक निकलती है गंगोत्री से या गोमुख ग्लेशियर से, गोमुख ग्लेशियर। दूसरी जो धारा निकलती है वो निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर। और इन धाराओं के नाम क्या है? एक और दोस्तों आपने स्थान सुना होगा, जैसे कि यहाँ पर पड़ता है उत्तराखंड में, जिसे यमुनोत्री के नाम से जानते हैं, और यहीं से क्या होता है यमुना नदी निकलती है। और यहाँ पर जो ग्लेशियर है उसका नाम है बंदरपुच ग्लेशियर। तो यमुना नदी भी गंगा की सहायक नदी है और सबसे लंबी सहायक नदी है। तो जितने भी इसकी सहायक नदियां हैं उन सभी के बारे में अपन इस आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें, पूरा जैसे जैसे मैं बनाता हूँ साथ साथ में आप भी पेपर और पेन लेकर बैठें, अपनी कॉपी में इसको भी साथ साथ बनाएं। तो दोस्तों जो गोमुख ग्लेशियर है वहां से एक नदी निकलती है, और जो सतोपंथ ग्लेशियर है वहां से भी एक नदी इस प्रकार से निकलती है, और कुछ आगे चलने के बाद ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती है। दोनों नदियां क्या हो जाती हैं आपस में मिल जाती है। यमुनोत्री के बंदरपुच ग्लेशियर से भी एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है यमुना नदी। इस नदी का नाम क्या है यमुना नदी। और जो गोमुख ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों उसका नाम है भगीरथी। इस नदी का नाम है भगीरथी। और एक नदी यहाँ से बीच से निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी, यानी कि यहाँ से एक नदी निकलती है आगे जाकर इसमें मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो नदी सतोपंथ ग्लेशियर से निकली इसका नाम है अलकनंदा। तो जो अलकनंदा नदी निकलती है दोस्तों सतोपंथ ग्लेशियर से, इसके किनारे भी एक अपना जो धार्मिक स्थल है या चार धाम में से एक धाम है जिसे बद्रीनाथ या बद्री विशाल के नाम से जानते हैं। बद्री विशाल वो इसी के किनारे हैं, अलकनंदा नदी के किनारे। जो गोमुख ग्लेशियर है दोस्तों भगीरथी जहां से निकलती है इसके किनारे भी एक चार धाम में से एक है जो है गंगोत्री, और जो यमुनोत्री है वो भी एक चार धाम में से एक धाम है, और वहां से नदी निकलती है यमुना नदी। और जो मंदाकिनी नदी निकलती है वो केदारनाथ से, या केदारनाथ इसी नदी के किनारे हैं। तो ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा चार धाम या चार धाम में से कौन सा धाम किस नदी के किनारे हैं। उसके अलावा यहाँ पर विष्णु प्रयाग में एक नदी आकर इसमें मिलती है जिसका नाम है विष्णु प्रयाग, और इस नदी का जो नाम है वो है धौली गंगा। तो सबसे पहले अलकनंदा में धौली गंगा नाम की नदी आकर मिलती है। उसके बाद यहाँ पर एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी, और ये जो नंदाकिनी नदी मिलती है दोस्तों ये मिलती है नंदप्रयाग में। और इसके नीचे एक और स्थल पड़ता है दोस्तों जिसका नाम है कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग में एक नदी इसमें आकर मिलती है जिसका नाम है पिंडारी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा मिल जाती है
इस स्थान का नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। और जब अलकनंदा और मंदाकिनी साथ में आगे बढ़ती हैं और जब इसमें भगीरथी मिल जाती है तो इस स्थान का नाम हो जाता है देवप्रयाग। और यहीं से दोस्तों इस नदी को किस नाम से जानते हैं? अब जो आगे नदी बनी वो बनी गंगा नदी, या इस नदी को अब गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। और कुछ आगे चलकर जब हिमालय से नीचे उतर जाती हैं तो सबसे पहले जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो ये करती हैं हरिद्वार से। मैदानी भागों में क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं हरिद्वार से। इसके बाद दोस्तों ये नदी और आगे बढ़ती हैं और चली जाती हैं कन्नौज। कहां चली जाती हैं? कन्नौज। फिर दोस्तों ये नदी थोड़ी और आगे बढ़ती है और ये नदी चली जाती है प्रयागराज। यानी कि जैसे इलाहाबाद के नाम से जानते थे पहले, योगी जी ने इसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। और ये जो यमुना नदी यहाँ से निकलती है इसके समांतर बहते बहते प्रयागराज में जाकर इसमें मिल जाती हैं। और यहीं पर जो गंगा और यमुना है दोनों का क्या हो जाता है? संगम हो जाता है। इसे ही संगम के नाम से या प्रयाग संगम के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का यहाँ पर क्या है? संगम है। कन्नौज में भी एक नदी इसमें आकर मिलती है जिसका नाम है रामगंगा। इसमें कौन सी नदी मिलती है? रामगंगा। तो दोस्तों जो दिल्ली होकर मथुरा होते हुए जो नदी प्रयागराज में आकर इसमें मिल जाती है, इस नदी का नाम है यमुना। और ये जो नदी है यमुना नदी 1376 किलोमीटर 1376 किलोमीटर की अपनी यात्रा को पूरा करके प्रयागराज में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों बहुत सारी नदियां जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं वो यमुना नदी की सहायक नदियां होती हैं, उसके बारे में भी अपन देखेंगे। परंतु पहले गंगा नदी का पूरा सफर करवा देते हैं, इसको पूरा सफर तय करवा देते हैं। प्रयागराज के बाद दोस्तों ये जाती हैं गाजीपुर में, यानी कि गाजीपुर नाम के स्थल पर जाती हैं, गाजीपुर में पहुंचती हैं। और जो गाजीपुर है दोस्तों वहां पर एक नदी यानी कि जो गोमती नदी है इसमें आकर मिल जाती है। गोमती नदी जो है गंगा नदी में आकर मिल जाती है। और गाजीपुर से आगे बढ़कर दोस्तों ये जो नदी है वो चली जाती है बिहार में, और बिहार के छपरा में घाघरा नदी इसमें आकर मिलती है। और घाघरा नदी जो है वो दो धाराओं के रूप में नेपाल से निकलती है। एक धारा का नाम है दोस्तों शारदा, या एक नदी का नाम जो होता है शारदा, और दूसरी का होता है सरयू के रूप में निकलती है। और इसी सरयू के किनारे अयोध्या धाम है। और ये जब दोनों मिल जाती हैं तो इनकी संयुक्त धारा क्या कहलाती है? घाघरा। और ये बिहार के छपरा में जाकर गंगा नदी में मिल जाती हैं। और इन नदियों को नेपाल में, जैसे कि यहाँ पर नेपाल की बाउंड्री है, तो नेपाल में इनको शारदा और सरयू के नाम से नहीं जानते हैं। नेपाल में शारदा नदी को जाना जाता है काली नदी के रूप में, और जो सरयू नदी है उसको कहा जाता है कर्णाली। काली और कर्णाली नदी के रूप में शारदा और सरयू को जाना जाता है। और ये निकलती हैं मिलाम ग्लेशियर से। मिलाम ग्लेशियर से जो काली नदी है वो निकलती है। और जो कर्णाली नदी है यानी कि जो सरयू नदी है वो निकलती है भारचाचुंग ग्लेशियर से। इसके बाद दोस्तों छपरा से जो गंगा नदी आगे बढ़ती है फिर जाती है पटना में। और पटना में मध्य प्रदेश की तरफ से एक नदी इसमें बहती हुई आती है और मिल जाती है। ये नदी अमरकंटक से निकलती है और अपने 724 किलोमीटर के सफर को तय करते हुए पटना के निकट या पटना के समीप आकर किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। और इस नदी का नाम है सोन नदी। मध्य प्रदेश से निकलने वाली एकमात्र नदी जो गंगा की सहायक नदी है वो है सोन नदी। उसके अलावा मध्य प्रदेश से निकलने वाली कोई भी नदी गंगा में जाकर नहीं मिलती। इसके बाद जो गंगा नदी है वो आगे जाती है पटना से सोनपुर में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? सोनपुर में। और सोनपुर में जाकर दोस्तों या सोनपुर में
जहाँ पर पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है, यहाँ पर इसमें गंडक नदी यानी कि गंडक नदी इसमें आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसके आगे दोस्तों ये पहुंचती हैं गंगा नदी कुर्सेला। कुर्सेला नाम के एक स्थल पर पहुंचती हैं और कुर्सेला में गंगा नदी जो है इसमें जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, वो नदी से कोसी नदी के नाम से जाना जाता है, वो इसमें आकर मिल जाती है। कोसी नदी, इसे पहले बिहार का शोक कहा जाता है। ये भी नेपाल से निकल कर आती है और नेपाल से 7 धाराओं के रूप में निकलती है। इसमें से 3 धाराएं जो हैं वो भारत में आती हैं और उन धाराओं का नाम है दोस्तों अरुण, सन और तामुर। अरुण, सम और तामुर जो शतोपंत ग्लेशियर शतोपंत नहीं गोसाई धाम नेपाल से निकलती हैं 3 धाराओं के रूप में कोसी नदी और कुर्सेला में आकर किसमें मिल जाती हैं, गंगा नदी में। जब ये आगे चलती हैं तो यहाँ पर अंत स्थल में इसमें गोमती घाट नाम का एक स्थल है, यहाँ पर जाकर इसमें एक महानंदा जिसका नाम है महानंदा नदी, वो इसमें आकर मिल जाती है, महानंदा नदी। और ये जो महानंदा है ये गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है। इसके बाद ये जब थोड़ी सी आगे चलते हैं तो यहाँ पर भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर आ जाती है और आगे जाने पर ये बांग्लादेश में चली जाती है और इसका नाम हो जाता है पद्मा। और जहाँ पर बॉर्डर है वहां से पहले एक फरक्का बैराज बनाया गया है, जहां से इसकी एक धारा निकाली गई है या एक धारा में बढ़ जाती है जो कलकत्ता होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है और इस धारा का नाम है हुगली। यानी कि हुगली नदी गंगा नदी से ही निकलती है और जो कलकत्ता में जाकर किसमें मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दोस्तों जो अपना हमीरपुर है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर मध्य प्रदेश से एक नदी निकल कर आती है और इसमें आकर मिल जाती है। इस नदी का नाम है चंबल नदी। जो चंबल नदी है वो हमीरपुर नामक ये इटावा में मिलती है। हमीरपुर में बेतवा नदी मिलती है। इटावा नामक स्थान पर आकर जो चंबल नदी है वो किसमें मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। और ये जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश के इंदौर के निकट महू, इंदौर के निकट महू की जानापाऊ नामक एक पहाड़ी है, वहां से निकलती है। जानापाऊ पहाड़ी से निकलकर ये कहां पर आकर मिल जाती है, इटावा उत्तर प्रदेश के निकट में यमुना नदी में मिल जाती हैं और ये टोटल 1024 किलोमीटर की अपनी यात्रा पूरी करती हैं। इसके बीच में ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या बनाती है, बॉर्डर बनाती है। राजस्थान और एमपी की बॉर्डर बनाती हुई बहती हुई चली जाती है। मध्य प्रदेश में इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी काफी इंपोर्टेंट नदी है दोस्तों, क्योंकि महाकाल की नगरी उज्जैन इसी नदी के किनारे हैं और ये केवल 196 किलोमीटर बहती है और मंदसौर जिले में जाकर, जो मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला है, वहीं पर क्या हो जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। और ये जो शिप्रा नदी है ये काकरी बरड़ी पहाड़ी से निकलकर या काकरी बरड़ी पहाड़ी से निकलती हैं जो कि इंदौर में है। यानी कि इंदौर की काकरी बरड़ी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो शिप्रा नदी निकलती है। या शिप्रा नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है, काकरी बरड़ी पहाड़ी इंदौर। उसके अलावा हमीरपुर नामक स्थान पर मध्य प्रदेश से निकलने वाली एक और नदी जो रायसेन जिले के कुम्हड़ा गांव से निकलती है। रायसेन जिले के कुम्हड़ा गांव, इस नदी का नाम है दोस्तों बेतवा नदी और काफी इंपोर्टेंट, काफी पुरानी नदी है बेतवा नदी। इसके किनारे बहुत सारे जो ऐतिहासिक स्थल हैं जैसे कि ओरछा, सांची, और विदिशा, ये प्राचीन नगर इसी नदी के किनारे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की एक और नदी जो उत्तर प्रदेश के बांदा में जाकर यमुना नदी में मिलती है, इस नदी का नाम है केन नदी।
और केन नदी 427 किलोमीटर का सफर तय करके कहाँ चली जाती है, यमुना नदी में मिल जाती हैं। और ये कटनी जिले से निकलती हैं कैमूर पहाड़ी से, कटनी जिले के कैमूर पहाड़ी से निकलती हैं और 427 किलोमीटर का अपना सफर तय करके यमुना नदी में मिल जाती हैं। और जो बेतवा नदी है दोस्तों वो 590 किलोमीटर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती हैं। तो ये दोस्तों ये सभी नदियां हैं जो यमुना नदी की सहायक नदी हैं, या यमुना नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। तो ये जो पूरा तंत्र है, पूरा जो सिस्टम है, इसे गंगा नदी तंत्र कहते हैं। तो ये जो पूरा क्षेत्र आ जाता है दोस्तों वो गंगा नदी क्षेत्र कहलाता है या गंगा नदी तंत्र कहलाता है। इंडिया का 26% एग्रीकल्चर इसी क्षेत्र में होता है। 26% जो कृषि होती है वो गंगा नदी तंत्र के क्षेत्र में ही होती हैं। उसके अलावा दोस्तों जो गंगा नदी है उसकी सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो 1376 किलोमीटर के साथ अपना नंबर 1 स्थान बनाते हैं यमुना नदी, यानी कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन हो जाएगी, यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी घाघरा नदी, क्योंकि इसमें पानी का अमाउंट सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि ये हिमालय से निकलती है मिलाम ग्लेशियर और भारचाचुंग ग्लेशियर से काली और कर्नाली के रूप में जब ये इंडिया में आ जाती हैं, भारत में आ जाती हैं, तो शारदा और सरयू के रूप में भारत में बहती हैं। और आगे चलकर जब दोनों मिल जाती हैं तो घाघरा नदी बनाती हैं और ये छपरा में जाकर किस में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। और ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी की पहली सहायक नदी जो होगी वो रामगंगा हो जाएगी, क्योंकि मैप से स्पष्ट दिख रहा है यहाँ से गंगा नदी बनी। उसके बाद जब हरिद्वार में गई, यहाँ से मैदानी भागों में क्या किया, इसने प्रवेश किया। उसके बाद रामगंगा कन्नौज में आकर सबसे पहले इससे मिली, जो बिजनौर से आती है। कहाँ से आती है दोस्तों, बिजनौर होते हुए कन्नौज में आके गंगा नदी में मिल जाती है। उसके अलावा दक्षिण भारत से मिलने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी सोन नदी हो जाएगी, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक नाम के पहाड़ से निकलती है, जहां से नर्मदा नदी भी निकलती है। एक तरफ तो नर्मदा नदी बहती है, दूसरी तरफ सोन नदी, और इसीलिए मध्य प्रदेश में से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है। उसके अलावा अगर गंगा नदी की थोड़ी सी और चर्चा करें तो एक बात और बता देना चाहता हूँ, गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है और इसका जो पानी है वो कभी खराब नहीं होता। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें एक बैक्टीरियोफेज नाम का क्या पाया जाता है, वायरस पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज वायरस। ये एक अच्छा वायरस होता है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे गंगा नदी का जो पानी है वो कभी खराब नहीं होता है और स्वतः ही शुद्ध होने का उसमें गुण होता है। कोसी नदी को पहले बिहार का शोक कहा जाता था और अब उसके ऊपर बांध बनाकर उसके जो पानी का प्रवाह है उसको कम कर दिया गया है, जिससे बिहार में अब कम बाढ़ आती है। तो पहले इसको 2012 से पहले बिहार का शोक के नाम से भी कोसी नदी को जाना जाता था। गंगा नदी भारत की एक राष्ट्रीय नदी है और इसकी जो लंबाई है वो टोटल मैंने आपको बताई है कि 2525 किलोमीटर है। इसके साथ ये इंडियन नदी या इंडिया की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी, गंगा नदी। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूं कि गंगा नदी तंत्र जो आपके सामने दिखाई दे रहा है पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, अपनी कॉपी में एक बार इसको बनाने का प्रयास करें, जिससे आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे PSC अड्डा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।